प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि हम गैमीटोजेनेसिस तक पहुंच गए थे और जिसमें हमने आपको स्पर्माटोजेनेसिस पढ़ा दिया था। स्पर्माटोजेनेसिस मतलब मेल गैमेट का बनना। अब बच्चों हम लोग ओजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि ओजेनेसिस क्या होता है। बच्चों फीमेल में, है ना, फीमेल में जो फीमेल गैमेट का बनना उसी को आप क्या कहते हैं? ओजेनेसिस कहते हैं। ओजेनेसिस जो होता है बेटा वो हमारा थोड़ा सा स्पर्माटोजेनेसिस से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जब जो मदर के वुम में, है ना, या माँ के यूट्रस में, गर्भ में, जब जो फीमेल एम्ब्रियो डेवलप होता है, फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो लगभग 25 वीक्स के अंदर, 25 हफ्ते के अंदर जो उस फीमेल जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ओवरी जो होती है डेवलप हो जाती है। ठीक है ना, और उस ओवरी में क्या हो जाता है? आपके ओगोनिया डेवलप हो जाते हैं। ओगोनिया किससे डेवलप होते हैं? आपका जो प्रिमोर्डियल जर्म शेल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उनमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है और कई सारे अबाउट मिलियन ओगोनिया जो है डेवलप हो जाते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि माइटोसिस हो रहा है तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी? आपकी डिप्लॉयड रहेगी, 2x रहेगी। ठीक है, और बेटा यह जान जाइए कि जब ओगोनिया डेवलप हो जाता है फिर क्या होता है? इसमें मियोटिक डिवीजन शुरू होता है। ठीक है, लेकिन जब यह जो एम्ब्रियो है, फीमेल एम्ब्रियो है, मदर के वुम में है, तो क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, लेकिन किस स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा बेटा? वह प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि मियोटिक डिवीजन कौन सा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है ना, और यह किस समय होता है? आपके गैमेट के फॉर्मेशन में होता है। तो यह जो है ओगोनिया है उसमें मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा और किस में अरेस्ट हो जाएगा? प्रोफेज 1 में। ठीक है ना, तो आगे मेटाफेज में ये नहीं जाएगा। कहाँ अरेस्ट हो जाएगा? आपके प्रोफेज 1 में स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि प्राइमरी ओवोसाइट क्या रहेगा? यह भी क्या रहेगा? डिप्लॉयड है, क्योंकि मियोटिक डिवीजन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। ठीक है, अब यह जान जाइए बेटा कि कितना हुआ? आपके हर ओवरी में अबाउट मिलियंस ओगोनिया जो है बनते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? इस बच्ची का जन्म होता है और जब यह एडोलसेंस फेज यानी 13 से 14 साल के एज में आती है तब तक क्या होगा बेटा? एक चीज और जानिएगा बेटा कि ओगोनिया जो है जितना बन गया उतना ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसकी संख्या बढ़ जाएगी, जन्म के बाद उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, यह क्या होगा बेटा? जब बर्थ लेता है तो किस स्टेज में है उसके ओवरी में? यह जो एग है आपका प्राइमरी ओवोसाइट स्टेज में है और यह कौन सा है फेज है बेटा? प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो चुका है। इस वजह से ये क्या है? आपका डिप्लॉयड है। ठीक है, फिर क्या होगा? बर्थ के बाद से एडोलेसेंस फेज में जब पहुंचेंगे तो फिर क्या होता है? 13 से 14 साल के बीच में फिर क्या होगा? आपका मियोसिस यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट होगा। एक चीज, कुछ चीजें मैं बताना आप लोग को थोड़ा सा बताना भूल गई थी कि बेटा जो मैंने बताया कि प्राइमरी ओवोसाइट बन गया, फिर उसके साथ चारों तरफ क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेनुलोसा शेल अरेंज हो जाएंगे और वह क्या बनाएंगे? आपके प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब फिर क्या होगा? उसके बाद से इस प्राइमरी फॉलिकल के बाहर और ग्रेनुलोसा शेल अरेंज हो जाएंगे और यह क्या बताएंगे? आपके सेकेंडरी फॉलिकल। अब यह सेकेंडरी फॉलिकल क्या कर लेगा बेटा? यह डेवलप करेगा एक कैविटी जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं आप उसको? एंट्रम। और ये किससे भरा हुआ है? लिक्विड से भरा हुआ है और यह बन जाएगा आपका टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब जब मैंने कहा कि बच्ची जो है प्यूबर्टी में पहुंची या एडोलेसेंस फेज में पहुंची तो क्या हो जाएगा बेटा? इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो आपका अंदर प्राइमरी ओवोसाइट है उसका जो मियोसिस वहां पे प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था वह क्या होगा? मियोटिक डिवीजन आपका कंप्लीट होगा और क्या बनेगा? आपका सेकेंडरी ओवोसाइट। क्या बनेगा आपका? सेकेंडरी ओवोसाइट। क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, आप सभी को पता है कि मियोसिस कितने पार्ट में होता है? मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्या बनेगा? सेकेंडरी ओवोसाइट। और जाहिर सी बात है ये कौन सा डिवीजन है? रिडक्शन डिवीजन है। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई? आपकी आधी हो गई। तो यह देखिए सेकेंडरी ओवोसाइट क्या है? आपका हैप्लॉइड है। सेकेंडरी ओवोसाइट क्या है? आपका हैप्लॉइड है।
अब यह जान जाइए बेटा कि अगर इसमें जो है कि बेटा सेकेंडरी ओवोसाइट में, ठीक है ना, अब क्या होगा, इसका ओव्यूलेशन होगा, ठीक है ना, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में मतलब क्या होता है कि आपका जो ये रिलीज होगा, सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज होगा, और अगर इसका मतलब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। और जो बाहर का जो फॉलिकुलर मैंने बताया था टर्शरी फॉलिकल बन गया, तो वो किस में बदल गया बेटा, बाद में ग्राफियन फॉलिकल में बदल गया। और क्या होता है, ओव्यूलेशन कैसे होगा, ग्राफियन फॉलिकल आपका जो हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसके इम्पैक्ट में आएगा, रप्चर हो जाएगा, और ओवा जो है किस स्टेज में आपका रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी ओवोसाइट स्टेज में आपका ओवा जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या बना देगा आपका, या एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, और ओवा जो है क्या हो गया आपका, जो सेकेंडरी ओवोसाइट में आपका रिलीज हो जाता है। अब बेटा अगर यह सेकेंडरी ओवोसाइट से स्पर्म आपका फर्टिलाइज करता है, कुछ चीज मैं आपको बताना भूल गई थी यहाँ पे कि जो सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है, ठीक है ना, प्राइमरी ओवोसाइट का मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ और क्या बना आपका सेकेंडरी ओवोसाइट, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, पहला फर्स्ट पोलर बॉडी क्या बनता है आपका, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या हो गया, यह सेकेंडरी ओवोसाइट स्टेज में है, अब ओव्यूलेशन हुआ, यह रिलीज हुआ, अगर इससे स्पर्म जो है फर्टिलाइज करेगा, ठीक है ना, स्पर्म क्या करेगा, इससे फर्टिलाइज करेगा, तो आपका जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा वह जो है कंप्लीट होगा, और फिर क्या बनेगा आपका ओवम, और आपका ओवम क्या है, आपका जो है ओवम जो है हैप्लॉइड है। तो हम लोग जान जाते हैं, देखिए जो प्राइमरी ओवोसाइट हुआ उसने क्या हुआ, यह जो है इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है, और क्या बना, सेकेंडरी ओवोसाइट बना, और दूसरा जो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, दूसरा क्या बन गया आपका फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर यह सेकेंडरी ओवोसाइट जब इसमें स्पर्म जो है फ्यूज करता है तो यह फिर क्या बनाएगा, आपका ओवम बनाएगा, और यह सेकेंडरी पोलर बॉडी आपकी बनके तैयार हो जाती है, सेकेंड पोलर बॉडी आपकी बनके तैयार हो जाती है। बच्चों यह क्या हो जाएगा आपका ओवोजेनेसिस। तो समझ जाइए कि फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, इसको ही आप क्या कहते हैं, ओवोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब ओवोजेनेसिस के बाद से हम लोग आ जाते हैं मेंस्ट्रुएशन पे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या है, जो मॉन्की है या आपका जो एप है या ह्यूमन बींग्स है ना, तो वो क्या होता है बेटा कि उनकी जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस क्या होगा जब वो एडोलेसेंस फेज में पहुंचते हैं, मतलब कि 13 से 14 साल में पहुंचते हैं, तो क्या होता है, यूट्रस जो होता है प्रिपेयर होता है किसके लिए, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। तो उसका एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है बेटा, थिक हो जाता है। एंडोमेट्रियम कैसा हो गया आपका, थिक हो गया, किस लिए, क्योंकि उसको इम्प्लांटेशन कराना है, किसका इम्प्लांटेशन कराना है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है ना, यानी उसका इम्प्लांटेशन कराना है। तो क्या हो जाता है, जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है ना, हम लोगों ने इससे पहले बेटा देखा था कि यूट्रस की लेयर क्या है, बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में क्या है मायोमेट्रियम, अंदर क्या है आपका एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, थिक हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है ना। और अगर जो है स्पर्म ओवा से फ्यूज नहीं होता तो फिर क्या होता है, यह जो है मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जाहिर सी बात है डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, जो इनर एंडोमेट्रियम होता है उसके जो वॉल्स वगैरह क्या हो जाते हैं बेटा, ब्रेक हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, एक पीरियड आता है जिसको आप क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, और यह हर महीने होता है, ठीक है ना। इसका लगभग पीरियड क्या है, 26 से 28 दिन के बाद। तो क्योंकि यह एक साइकिल है तो हम इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब यह जान जाइए बेटा, जब किशोरियों में यह स्टार्ट होता है उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, मेनार्क कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनार्क कंडीशन बोलते हैं। और क्या होता है 50, लगभग जो फीमेल्स होती हैं लगभग 50 के एज में क्या हो जाता है बेटा, जितने भी मतलब क्या कहते हैं कि यह जो है मेंस्ट्रुएशन जो होता है बंद हो जाता है, और इस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं जो है। अब एक चीज जान जाइए कि जो मेल में है स्पर्म जो है लगभग काफी मतलब कि एज होने तक भी बनता है, लेकिन फीमेल में क्या होगा बेटा, इसका जो है लगभग 50 के एज में क्या हो जाएगा, मेनोपॉज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ज्यादा एज होने पे महिलाएं जो है मेनोपॉज की वजह से मेनोपॉज हो जाता है,
ठीक है, अब हम समझ जाते हैं जो पहला फेज था बेटा, उसको हमने क्या कहा, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, यह कितने दिन तक रहता है, लगभग 3 से 4 दिन। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब कि एग के साथ, ओवम के साथ जो है स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया, जाइगोट नहीं बना, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। ठीक है ना, तो क्या हो गया, जो यूट्रस का वॉल है, एंडोमेट्रियम है, उसके ब्लड वेसल्स वगैरह क्या होते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं, और यह क्या हो गया, आपका मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। यह लगभग कितने दिन रहता है, लगभग यह आपके 3 से 4 दिन रहता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो हमारा फेज आ जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, या आप उसको क्या कहेंगे, फॉलिकुलर फेज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यह जो है आपका जो प्राइमरी ओवरसाइट था, उसके तरफ चारों तरफ क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या बन गया आपका सेकेंडरी फॉलिकल, फिर क्या बना टर्शरी फॉलिकल, और फिर क्या बना आपका, ये किस में चेंज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना, किस में चेंज हो गया आपका, ग्राफियन फॉलिकल। बेटा आप देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन की 14वें दिन है ना, क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसका लेवल। और एक चीज और बना दें बेटा कि जो फॉलिकुलर शेल्स हैं, उस जो बाहर हैं उससे क्या निकल रहा है बेटा, फॉलिकुलर शेल से आपका एस्ट्रोजन भी निकलता है, जो क्या करेगा, यूट्रस को प्रिपेयर करता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो कवरिंग है वो कैसी हो जाए, आपका थिक हो जाए। ठीक है, तो 14वें दिन हम देखेंगे कि क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके इम्पैक्ट में क्या होगा, आपका ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा, और उससे निकलेगा ओवा। जब ये किस स्टेज में है, सेकेंडरी ओवरसाइट स्टेज में है। ठीक है ना, तो जो ओवा रिलीज हुआ, या ये जो एग आपका रिलीज हुआ, ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से, तो इसको हमने क्या कहा, ओव्यूलेशन कहा। क्या बोला आपने, इसको ओव्यूलेशन कहा बेटा। कि इस जो सेकेंडरी ओवरसाइट था, अगर इससे स्पर्म हमारा फ्यूज कर गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन आपका कंप्लीट हो जाता है, और वह जो ग्राफियन फॉलिकल था उससे क्या बना आपका, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना आपका, कॉर्पस ल्यूटियम। और यह बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा से ही यह पूछा जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर कभी पूछा गया कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है, आपका प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, हमने बताया कि ओवा जो है बेटा, अब यह जान जाइए कि बेटा जो इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मैंने जो ओवरी से आपका निकल के आया है ना, ओवरी से आपका रिलीज हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है, फिर यह स्थमस से पास होता है, और ठीक है, फिर कहाँ आ जाता है, ओवरी में आ जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। अगर बेटा एक चीज जान जाइए कि अगर प्रेगनेंसी मतलब कि इससे एग से, ओवन से आपका स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर गया, ठीक है ना, उससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और यहाँ क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम बन जाता है। ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल से क्या बन गया आपका, कॉर्पस लूटियम बन जाता है। तो अगर तो उस समय वो क्या करेगा, वह हार्मोन निकालेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन बोलेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, सिक्रीशन फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, सिक्रीशन फेज बोलते हैं। और उसके बाद से फिर आपका आ जाता है बेटा हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से फेजेस हैं। पहला फेज क्या हो गया आपका, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, दूसरा फेज क्या हो गया आपका, प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरा फेज क्या हो गया बेटा आप लोग का, ओव्यूलेशन फेज, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और उससे क्या निकलता है, आपका एग जो है रिलीज होता है। चौथा फेज क्या हो गया आपका, सिक्रीटरी फेज। तो यह सब फेजेस क्या हो जाएंगे, आपके मेंस्ट्रुएशन के फेजेस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, होप सो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि ओवम का स्ट्रक्चर, मेल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है ना, कि वो कैसा है, उसकी टेल है, क्यों, क्योंकि वो मोटाइल है, उसको जाना है और फ्यूज करना है एग को। ठीक है, तो यह क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाहर क्या है बेटा आपका, वाइटलाइन मेम्ब्रेन है। क्या है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन है। और उसके बाहर जो लेयर दिख रही है वो क्या है आपका, जोना पेलुसिडा है। और फिर आपको ये जो शेल्स दिख रहे हैं वह क्या हो गए बेटा, कोरोना रेडिएटा। यह शेल्स क्या हो गए आपके
कोरोना रेडिएटा। तो अब जब भी कोई आपको ओवम का स्ट्रक्चर पूछेगा तो होप्स हो कि आप उसको अच्छे से बना सकेंगे। फिर हम लोग आगे बेटा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या है। ठीक है, हमारा जो स्पर्माटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म बन गया, ओजेनेसिस हुआ, हमारा क्या बन गया, ओवा बन के ओवम बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, या आपका एग बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा इसमें बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि जब स्पर्म्स जो है जब क्या होंगे, पहुंचेंगे, तो जो कहा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, ओविडक्ट का पार्ट पढ़ा था आपने। ठीक है ना, कि इन्फंडिबुलम था, फिर एम्प्यूले था, फिर इस्थमस था, है ना, ये पढ़ा था। तो एनसीईआरटी आपकी कहती है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्प्यूला में। कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर इस्थमस से पास होते होते फिर जो फीमेल होती है उसके यूट्रस में क्या हो जाता है, जो जाइगोट होता है या ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे उस स्टेज को, उस स्टेज में क्या होगा, उसका इम्प्लांटेशन होता है। तो अब यह जान जाइए कि बेटा जो स्पर्म होता है वह क्या करता है, वो कैपिसिएशन या बोलते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होता है स्पर्म का। ठीक है ना, क्योंकि उसको क्या करना है, ओवा से को पेनिट्रेट करना है। अब यह जान जाइए बेटा, मैंने बोला था कि जो सेकेंडरी ओवसाइट है यह क्या होगा, इसका मियोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म इसके अंदर क्या करेगा, फ्यूज करेगा। ठीक है, तो यह कोरोना रेडिएटा से पास होते होते कहाँ पहुंचता है, आपके जोना पेलुसिडा। कहाँ पहुंचता है आपका, जोना पेलुसिडा। और फिर यह कहाँ पहुंचता है, आपके मेम्ब्रेन में। और यह क्या पास करता है, अपना न्यूक्लियस। क्या पास करता है, अपना न्यूक्लियस। और फिर जो एग का न्यूक्लियस और प्लस जो स्पर्म का न्यूक्लियस जो है, दोनों फ्यूज करते हैं और फिर बनता है आपका जाइगोट। अब आप जान जाइए कि बेटा स्पर्म भी क्या था, हैप्लॉइड था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। ओवम भी कितना है, हैप्लॉइड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे आपके, 23। और जब दोनों मिल गए, जब उन लोगों ने जाइगोट बनाया, ठीक है ना, उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, 46। ठीक है ना, जाइगोट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो गया, 46। अब यह जान जाइए बेटा जो जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, मॉरुला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला, तो अब क्या होगा इसमें, अब इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा आपका, माइटोसिस। अब एक चीज हम जान जाते हैं बेटा कि स्पर्म जब आता है तो यह अपने एक्रोसोम से क्या निकालता है, स्पर्म लाइसिन। क्या निकालता है, स्पर्म लाइसिन। ठीक है ना, यह क्या निकालता है बेटा, एक एंजाइम निकालता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइएलुरोनिडेज। क्या बोलते हैं आप उसको, हाइएलुरोनिडेज, जिसकी वजह से वह पेनिट्रेट कर जाता है और यहाँ पे अपना जो न्यूक्लियस है उसको रिलीज कर देता है और दोनों जो है मिलके मतलब इन लोग का फ्यूजन हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब बेटा एक चीज और जान जाइए कि क्या होता है कि जो व्हाइट लाइन मैम, जो ये यहाँ पे जोना पेलुसिडा है, लेयर आप देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट जोना पेलुसिडा, एक स्पर्म जब अंदर फ्यूज कर जाता है तो यह क्या करता है, कुछ ऐसे रिएक्शन शो करता है कि अन्य स्पर्म इससे फ्यूज ना करें। पॉलीस्पर्मी को यह रोकने के लिए क्या करता है, इस प्रकार के रिएक्शंस करता है कि अन्य स्पर्म इससे ना फ्यूज करें। तो एक स्पर्म प्लस एक ओवा जो है दोनों फ्यूज कर जाते हैं और फिर क्या बनता है आपका जाइगोट। अब हम लोग जान जाते हैं बेटा कि ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग जान जाते हैं। देखिए बेटा अब यह जान जाइए कि जो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। 44 जिसमें क्या है आपके ऑटोसोम्स है, क्या है आपके ऑटोसोम्स है, और 2 क्या है आपके सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है ना, क्या है, 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम है। तो जो स्पर्म बनेगा बेटा आप ध्यान दीजिएगा, जो स्पर्म बनेगा वो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। ठीक है ना, क्या होगा, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, एक यह स्पर्म बन गया। ठीक है, 22 ऑटोसोम प्लस वाई, एक यह आपका स्पर्म बन गया। ठीक है ना, और ओवा हमेशा क्या रहेगी बेटा, 22 प्लस एक्स, यह आपके ओवा का कंस्टिट्यूएंट रहेगा। ये मैंने बस आप लोगों को शो करने के लिए ऐसे बना दिया है। ठीक है ना, यह इस तरह का बनेगा। अब यह जान जाइए बेटा, इसमें टेल बना देते हैं। ठीक है, अब यह जान जाइए कि अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा आपका, फीमेल बन जाएगा। क्या बनेगी आपकी, फीमेल बन जाएगी। ठीक है ना, और अगर यह वाला इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, मेल बन जाएगा।
ठीक है ना। तो हमेशा बेटा जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए क्या होगा, मेल जिम्मेदार है। महिलाओं के पास या किसी भी स्त्री के पास क्या होता है बेटा, जो ओवा होता है उसका क्रोमोसोमल का है इस तरह का है, 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, ठीक है ना, आप लोग इसको समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ स्पर्म और ओवा का, और फिर क्या बन गया आपका, जाइगोट बन गया। स्पर्म और ओवा दोनों क्या थे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थे, और दोनों में क्रोमोसोम कितने हैं, 23। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों फर्टिलाइज किए और हमारे पास बन गया डिप्लॉइड कंडीशन, जिसको हम लोगों ने क्या किया, जाइगोट कहा। क्या बोला आपने इसको, जाइगोट कहा। बेटा अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि अब देखिए जाइगोट बन गया है, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा, अब इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है ना। और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद से जो दो आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ दो बन के तैयार हो गए, ये क्या है बेटा आपके ब्लास्टोमियर्स। क्या है, आप इसको क्या बोलते हैं आप, ब्लास्टोमियर्स। एक चीज जान जाइए बेटा, जो इस तरह के जो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए, इसको हम इस समय हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहेंगे। क्यों आप इसको इस समय क्लीवेज कह रहे हैं, इस वजह से क्योंकि क्या होगा, जब डिवाइड होगा तो जो आपका डिवीजन के बाद से जो शेल तैयार होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो गया आपका, जो है ये बन के तैयार हुआ, ठीक है ना। इसमें कितना बन गए आपके, 2 ब्लास्टोमियर्स बन के तैयार हो गए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर ये डिवाइड हुए, फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ, 4 ब्लास्टोमियर्स बन के तैयार हो गए। फिर आप देखेंगे क्या हो गए, 8 ब्लास्टोमियर्स बन के तैयार हो गए। फिर कितने ब्लास्टोमियर्स बन के तैयार हो गए आपके, 16। तो 2, 4, 8, 16 यह क्या हो गए हैं, ब्लास्टोमियर्स हो गए। जो 8 से 16 वाला जो रहता है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोरुला। क्या बोलते हैं आप उसको, क्या बोलेंगे, मोरुला। यानी जाइगोट से जो आपका क्या बना, मोरुला। जो 8 से 16 वाला है वह क्या, उसको आप क्या कहेंगे, मोरुला। और जो क्या है, बिल्कुल एक सॉलिड बॉल है, क्या बोलेंगे, यह सॉलिड बॉल है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, उसको हमने क्या कहा, मोरुला कहा। अब क्या होगा बेटा, मोरुला हमारा बन के तैयार हो गया है। ठीक है, मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एम्प्यूला में हुआ, और वह यह चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। उसमें क्लीवेज डिवीजन आपका चल रहा है और यह स्थमस से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। कहाँ आ रहा है, आपके यूट्रस में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जो बाहर का लेयर होगा वह अरेंज हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट में। क्या बोलेंगे आप उसको, ट्रोफोब्लास्ट में। और जो अंदर लेयर हो जाएगा वो किस में बदल जाएगा, इनर सेल मास में। किस में बदल जाएगा, इनर सेल मास में। और इसको क्या कहेंगे आप, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे आप उसको, ब्लास्टोसिस्ट। और इसी ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर होगा। ठीक है, यह जाएगा, मैंने बताया कि बेटा स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज कर गए, एग आपका फ्यूज कर गया, क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट में अब कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। इस डिवीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्लीवेज कह रहे हैं, क्योंकि सेल की साइज क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, 2, 4, 8, 16 और 8 से 16 जो है, जो एकदम सॉलिड बॉल है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मोरुला। बाद में यह क्या हो जाएगा बेटा, विभेदित हो जाएगा। बाहर वाला बन गया आपका ट्रोफोब्लास्ट, अंदर बन गया इनर सेल मास। अब यह जान जाइए क्या होगा, अब यह ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आपका आएगा यूट्रस के अंदर। यह क्या करेगा बेटा, यह यूट्रस से भी आपके जो लिक्विड्स हैं, फ्लूइड हैं, उसको एब्जॉर्ब करेगा। जो वाला ऊपर वाला पार्ट था उससे भी ऑब्जॉर्ब करेगा और डेवलप कर लेगा। क्या करेगा, डेवलप कर लेगा आपका कैविटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्ट्यूला। क्या बोलते हैं आप उसको, ब्लास्ट्यूला। फर्दर हम अभी ब्लास्टोसिस्ट की बात करते हैं। ये आया बेटा यूट्रस के, गया इम्प्लांटेशन के लिए। हमें पता है कि हमारा जो यूट्रस है, एंडोमेट्रियम है, वो क्या हो गया, थिक हो गया है, ठीक है ना, थिक हो गया। और उसको क्या कराना है, इम्प्लांटेशन कराना है ब्लास्टोसिस्ट का। यह जब उस पे इम्प्लांटेशन होगा तो जो एंडोमेट्रियम के पूरे टिश्यूज रहेंगे बेटा, इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। और इसी को आप क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं आप उसको, इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन।
हमारा। अब बेटा अब यह समझ जाइए कि मैंने बताया कि यह डिफ्रेंशिएट होगा, बाहर किस में बदल गया, ट्रोफोब्लास्ट में बदल गया, और ट्रोफोब्लास्ट में बदल गया, और अंदर क्या है आपका इनर शेल मास है, ठीक है ना। इसी इनर शेल मास से आपका डेवलप होगा एम्ब्रियो। क्या डेवलप होगा? इनर शेल मास से आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है ना। बेटा ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया। अब क्या करेगा बेटा, जो ट्रोफोब्लास्ट रहेगा वह क्या बनाएगा, फिंगर के तरह से प्रोजेक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं आप उसको? कोरियोनिक विलाई। और यह क्या करेगा, जो यूट्राइन टिश्यूज है उसके अंदर यह अपना पूरा अंदर धंस जाएगा, ठीक है ना। और यह किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। और यह जो टिश्यू बन के तैयार होगा, ठीक है ना बच्चों, यह जो टिश्यू बन के तैयार हुआ, जो मदर के उससे टिश्यू से मिलके और बच्चे के टिश्यू से मिलके बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है ना। पिछले साल भी इससे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्लेसेंटा क्या है, ठीक है ना। हमने बताया कि ब्लास्टोसिस्ट आपका इम्प्लांट हो गया यूटेरस के अंदर, ठीक है ना। अब ट्रोफोब्लास्ट में किस में डिफ्रेंशिएट हुआ था? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाला क्या था? इनर शेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट था उसमें क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उभर के आए, जिसको हमने क्या कहा, कोरियोनिक विलाई। और वह क्या हुआ, पूरा यूट्राइन टिश्यू में ऐसे धंस सा गया और मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। और उसके बाद से इसी स्ट्रक्चर्स को जो आपस में ऐसे बन गए, उनको हम लोगों ने क्या कहा, प्लेसेंटा। तो हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा टिश्यू बताइए दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में बना है, तो दैट इज प्लेसेंटा, ठीक है। आप उसको क्या कहेंगे, मदर के उससे, ठीक है ना। और जो शिशु है, बेबी है, जो अंदर जो फीटस है बेटा, उसके जो एसोसिएशन से जो टिश्यू बन के तैयार हुआ है, उसको आप क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अब यह जान जाइए बेटा कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्लेसेंटा का काम है कि ऑक्सीजन बच्चे को देना, ठीक है ना। क्या काम है? ऑक्सीजन बच्चे को देना, ठीक है ना। उसके बाद से क्या काम है बेटा, न्यूट्रिशन माँ की बॉडी से बच्चे के अंदर जाना, ठीक है। उसके बाद से बेटा क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहा है, ठीक है ना, बच्चे के अंदर, उसका एक्सक्रीशन करना, यह भी का काम किसका है, प्लेसेंटा का काम है। तो प्लेसेंटा आप समझ गए कि दो मतलब कि मदर के उससे जो वुम में बच्चा गया, ठीक है ना, और दोनों के बीच में जो एसोसिएशन हुआ, दोनों के टिश्यूज के बीच में जो एसोसिएशन हुआ, उसी को हम लोगों ने क्या कहा, प्लेसेंटा कहा, ठीक है ना। और प्लेसेंटा का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एक्सक्रीशन करना, ठीक है ना। दूसरा क्या है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। और उसके बाद से आप जान जाइए बेटा कि प्लेसेंटा का अन्य काम क्या होता है। उसका काम यह है कि हार्मोन्स निकालता है। क्या करता है, हार्मोन। जो एक हार्मोन अक्सर पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है ना, HCG, ठीक है ना। उसका हम लोग टेस्ट करते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, जो किट होता है उससे टेस्ट किया जाता है। किसका टेस्ट किया जाता है, HCG। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, प्रोजेस्टेरॉन, यह सब हार्मोन कौन निकालता है, प्लेसेंटा निकालता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद से आ गए बच्चों कि हम लोगों ने ये पूरा जान लिया कि मतलब कि प्लेसेंटेशन क्या है, ठीक है। अब हम लोग जान गए कि जो बेटा इनर सेल मास था, अब उसमें क्या हुआ बेटा, डेवलपमेंट होना शुरू किया। मैंने बताया ना कि बेटा कैविटी बन गई, क्या बना, मॉडुला के बाद आपका ब्लास्टुला हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, यह जो इनर सेल मास है वह क्या होगा, पहले तो जो 3 जर्मिनल लेयर आपके, मतलब पहले 2 जर्मिनल लेयर बनेंगे, पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है ना। क्या बनेंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। किसमें बन रहा है, इनर सेल मास में, ठीक है ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और फिर क्या बन गया आपका, बीच में बन गया मीजोडर्म। क्या बना आपका, एक्टोडर्म, ठीक है, फिर क्या हो गया एंडोडर्म, और फिर बीच में क्या हो गया आपका मीजोडर्म। तो यह जो 3 जो लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास बन के तैयार हुई, उसको हमने क्या कहा, गैस्ट्रुला। यानी पहले मोरुला, फिर क्या है ब्लास्टुला, और फिर क्या हो गया आपका बेटा गैस्ट्रुला। और इसी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से आपके जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन, या पूरा कह सकते हैं कि पूरा जो बेबी जो है वो तैयार हो जाता है, पूरा फीटस आपका तैयार हो जाता है इन्हीं 3 लेयर से। कौन से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म
और एंडोडर्म। ठीक है। अब बच्चों अब जान जाइए कि जब बच्चा जो है 1 महीने का पेट में रहता है तो क्या करते हैं, उसकी दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। ठीक है ना। वह किससे, स्टेथोस्कोप लगाइए, आपको उस बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई देगी। ठीक है ना। उसके बाद से क्या होगा, 5 महीने में उसके बाल पूरे डेवलप हो जाते हैं। 3 महीने में प्रॉपरली उसके टिश्यूज ऑर्गन्स जो है डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना। और फिर समय आता है किसका, पाचुरेशन का। अभी तो कौन सा चल रहा था बेटा, जेस्टेशन पीरियड, है ना। अब क्या होगा बेटा, पाचुरेशन आएगा। अब एक चीज और जान जाइए जो इम्पोर्टेंट, मैंने बताया कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। जो ग्राफियन फॉलिकल टूटा, उसने क्या बनाया, कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम क्या निकालेगा, आपका प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। और यह कौन सा हार्मोन है आपका, यह प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। अब हम आगे चल जाते हैं बेटा कि पाचुरेशन। अब यह क्या होता है, यह भी बेटा जो कहा जाता है कि ये जो बच्चा मतलब इसका जो पाचुरेशन होता है, ठीक है ना, तो यह क्या है बेटा, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से मैनेज होता है। ठीक है ना। क्या होता है, स्टिमुलस, जो बेबी पूरा मैच्योर हो जाता है, कितना महीना होता है जेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ्स का होता है ना ह्यूमन बीइंग में। तो जब 9 मंथ पूरा हो जाता है तो जो बेबी होता, मतलब जो अंदर फीटस रहता है, वो क्या करता है, अपना सिग्नल देता है। फिर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज स्टार्ट होता है, और फिर क्या होता है, यूटेराइन कंट्रक्शन होता है। और फिर उसके बाद से कभी कभी बेटा जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, और उसके बाद से बच्चा निकल के, मतलब पाचुरेशन होता है, फिर बच्चा पैदा होता है। अब एक चीज और जान जाइए कि बेटा हम यह जान जाते हैं कि अब मिल्क प्रोडक्शन के लिए, है ना, तो बच्चा जो जब पहला, जो कहा जाता है कि हमेशा आप एडवर्टाइजमेंट सुनते रहते हैं कि पहला दूध बहुत जरूरी है, तो कौन सा होता है जो बेटा, जो दूध निकलता है वो लगभग 3 से 4 दिन निकलता है, जो मदर के उससे मेमोरी ग्लैंड से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं आप उसको, कलोस्ट्रम। ठीक है ना, कलोस्ट्रम कहते हैं। और यह, इसमें क्या होता है बेटा, एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और लगभग 3 महीने कहा जाता है कि जो मतलब कि बच्चे को माँ के दूध पे फीड करना चाहिए, और यह फिर इसके बाद से आपका ये पूरा चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अब मैं आपकी मैम स्मिता मैम मिलूंगी अगले चैप्टर में।